मीट हिम, ये है पिंकू। पिंकू जाता है एक रेस्टोरेंट में, कहता है आज मजे से बाहर का रेस्टोरेंट का खाना खाएंगे। तो पिंकू जाता है, मेन्यू रीड करता है और वेटर को बोलता है कि पनीर टिक्का, बटर नान ये सब लाया जाए। वेटर कहता है ओके सर। अब वेटर क्या करता है, रेस्टोरेंट की किचन में जाता है, शेफ को बोलता है कि बटर नान और पनीर टिक्का का ऑर्डर है। बट यार शेफ कहता है ओप्स। वेटर कहता क्या हुआ, व्हाट हैपन? तो शेफ कहता है यार फ्रेश पनीर तो ख़त्म हो चुका है, अब हम क्या करें? वेटर कहता है काम करो यार, कोई तुम्हारे पास बचा हुआ पनीर टिक्का है? शेफ कहता हाँ है। तो वेटर कहता सही है ना यार, उसी को गर्म करके दे देंगे, थोड़ा वेट करवा लेंगे, कस्टमर को क्या पता हमने पुराने वाले को ही गर्म करके दिया है, उसको तो यही लगेगा ना कि हमने फ्रेश दिया है। शेफ कहता हाँ ये सही है, ऐसा ही करते हैं। देखो अब यहाँ पर ये लोग अपनी क्या है, जो इनकी इंटरनल वर्किंग है उसमें गड़बड़ कर रहे हैं, हेर फेर कर रहे हैं। अब पिंकू के पास जब वेटर जाता है उसका फूड लेके, पिंकू खुशी खुशी एक्सेप्ट करता है। वेटर ऐसे गया था, ये लीजिए सर अपनी मील एंजॉय करे। पिंकू भी बड़े आराम से खुशी खुशी उसको एक्सेप्ट कर लेता है। वाई? बिकॉज पिंकू एक आउटसाइडर है। एक आउटसाइडर होने के नाते वो ये तो रीड कर सकता था कि रेस्टोरेंट के मेन्यू को पढ़ सकता था कि यहाँ पर क्या क्या डिशेस अवेलेबल हैं, क्या क्या प्राइसेस हैं। अगर वो रेस्टोरेंट की वेबसाइट चेक करता है तो उसको ये तो पता चलता कि हाँ यहाँ पर फ्रेश फूड मिल रहा है या क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। सिर्फ मुझे बताओ, वो इतना ही पता कर सकता है ना एक आउटसाइडर होने के नाते। बट क्या पिंकू यहाँ ये देख सकता है कि इंटरनली वो लोग एक्चुअल में काम कर कैसे रहे हैं? नहीं। अब हम लोग भी किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो मेन्यू रीड कर सकते हैं, अब किचन के अंदर घुस घुस के थोड़ी ना देखते हैं कि वो लोग एक्चुअल में बना कैसे रहे हैं, नहीं ना। तो फ्रेंड्स यही कंसेप्ट है डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का। जी हाँ, हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिगार्डिंग डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के बारे में, जहाँ पर एक आउटसाइडर ये एज्यूम करके चलता है कि अगर वो किसी के साथ डील कर रहा है तो वो बंदा अपनी जो भी उनकी इंटरनल रेगुलेशंस हैं, जो भी रूल्स हैं, उनको प्रॉपरली फॉलो कर ही रहा होगा। हम इस विश्वास के साथ ही डील करते हैं, क्योंकि ऐसा आउटसाइडर हम उनकी अंदरली बातों को झांक कर देख तो नहीं सकते, लेकिन हम सिर्फ एज्यूम कर सकते हैं, एक फेथ रख सकते हैं कि हाँ वो लोग सही से ही काम कर रहे होंगे। जैसे पिंकू ने ये एज्यूम करा कि वेटर उसके लिए जो पनीर टिक्का लाया है वो फ्रेश ही लाया होगा। अब हम ये देखते हैं कि इस कंसेप्ट का कंपनी के साथ क्या कनेक्शन है। अब कंपनी के साथ मान लो अब हम पिंकू को एक बनाते हैं कि वो कंपनी के साथ डील करने आया है, राइट। अब पिंकू कंपनी के साथ डील करने से पहले मुझे बताओ, कंपनी के एमओए को रीड कर सकता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को रीड कर सकता है, बट क्या वो कंपनी के इंटरनली चीज़ों को झांक कर देख सकता है कि ये लोग एक्चुअल में काम कर कैसे रहे हैं? नहीं ना। तो यही यहाँ पर फिर कहते हैं ऐसे केस में जब एक आउटसाइडर विश्वास रखता है लेकिन जो कंपनी वाले हैं वो उस विश्वास को तोड़ रहे हैं, तो ऐसे केस में आउटसाइडर को अब प्रोटेक्ट कौन करे? तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, आउटसाइडर को कंपनी के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए ही कंसेप्ट आया था डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, जहां पर कंपनी को आउटसाइडर के अगेंस्ट बचाया जा रहा था। डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट उसी की एक्सेप्शन है। वीडियो के एंड में लेमैन की लैंग्वेज में इन दोनों डॉक्ट्राइन्स का डिफरेंस क्विकली समझेंगे, लेकिन उससे पहले डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का एक केस लॉ है, उसके बारे में समझते हैं। तो फ्रेंड्स केस लॉ है रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवेंट। इस डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट को हम लोग टर्कवेंट रूल भी बोलते हैं। चलिए केस लॉ के बारे में जानते हैं। फ्रेंड्स ये जो एक कंपनी है ना, ये जाती है रॉयल ब्रिटिश बैंक के पास, किस लिए? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लेने के लिए। अब आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे अकाउंट में 5 लाख है, राइट, और अब मेरे को क्या है, किसी को 6 लाख देने हैं, लेकिन अकाउंट में 5 लाख है, तो यहाँ पर मैं जो 1 लाख का एक्स्ट्रा क्रेडिट ले रही हूँ ना बैंक से, इसी को हम क्या बोलेंगे? ओवरड्राफ्ट, राइट। अच्छा अब सुनो, कंपनी क्या है, बैंक के पास जाती है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लेने के लिए। अब बैंक भी ऐसे तो नहीं प्रोवाइड कर देगा ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। बैंक फिर कंपनी को कहता है कि हमें पहले सिक्योरिटी दीजिए। तो कंपनी क्या है, यहाँ पर बैंक को 2000 पाउंड का क्या है, बॉन्ड देती है, राइट। तो बैंक कहता हाँ ठीक है। ये क्यों बॉन्ड दी गई ऐसा सिक्योरिटी?
इसलिए ताकि अगर कल को मान लो किसी भी रीजन की वजह से अगर जो कंपनी है वो बैंक का पैसा नहीं चुका पाती है तो बैंक क्या है उस बॉन्ड के जरिए अपना पैसा रिकवर कर सकता है। ठीक, ये सब तो हो गया। ओके, अब क्या हुआ यार, कंपनी जो थी ना वो धीरे 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 इंसॉल्वेंट होनी शुरू हो गई, उसका दिवालिया निकलने लग पड़ा, जिसके चलते क्या हुआ, अब कंपनी की बारी आई लिक्विडेशन की, उसको अपनी कंपनी को वाइंड अप ही करना पड़ना था। तो अब आपको पता है लिक्विडेशन के लिए एक लिक्विडेटर तो होता है, तो वो लिक्विडेटर कौन था, वो थे मिस्टर टर्क्वेंट। अब होता ये है जब बैंक को पता चलता है ना कि कंपनी तो जा रही है लिक्विडेशन पे, बैंक कहता अरे, बैंक तो फटाफट से आया और कंपनी को बोला कि मेरे पैसे चुका दो। कंपनी बोली यार भाई मैं तेरा पैसा कहाँ से चुकाऊं, हमारा तो पहले दिवालिया निकल गया है। बैंक कहता अच्छा चल कोई बात नहीं, कहता ऐसे टाइम के लिए तो मैंने तेरे से बॉन्ड ली थी, कहता मैं तेरे उस बॉन्ड के जरिए ही क्या हूँ अपना पैसा रिकवर कर लूंगा। लेकिन मिस्टर टर्क्वेंट जो लिक्विडेटर थे वो बोले ए बैंक सुन, बात सुन। बैंक कहता हाँ जी बोलिए। तो मिस्टर टर्क्वेंट बोला जो तू ये कह रहा है ना कि तू बॉन्ड के जरिए पैसा रिकवर कर लेगा, तो सुन वो बॉन्ड इनवैलिड है। बैंक कहता क्या? टर्क्वेंट कहता हाँ। बैंक कहता क्या? टर्क्वेंट कहता हाँ वो बॉन्ड इनवैलिड है। बैंक कहता ऐसा कैसे? तो टर्क्वेंट बोला बिकॉज वहां पर आपने एओए में तो पढ़ा ही होगा कि स्पेशल रेजोल्यूशन का पास होना जरूरी था, साथ ही साथ जो अमाउंट दी गई है बॉन्ड की वो भी मेंशन करनी जरूरी थी। बैंक कहता हाँ यार हमको पता है स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ था। तो कहता ये इनवैलिड कैसे हुई? मिस्टर टर्क्वेंट बोला हाँ मान लिया, ठीक है स्पेशल रेजोल्यूशन तो पास हुआ था, लेकिन मैंने एक और बात बोली है, शायद आपने कहता वो सुनी नहीं है। मिस्टर टर्क्वेंट कहता मैं क्या बोल रहा हूँ, स्पेशल रेजोल्यूशन तो पास हो गया था ठीक है, लेकिन अमाउंट स्पेसिफाई नहीं करी गई स्पेशल रेजोल्यूशन में, वो भी स्पेसिफाई करनी जरूरी थी, क्योंकि अमाउंट स्पेसिफाई नहीं करी गई है इसलिए अब वो बॉन्ड इनवैलिड होगी। बैंक कहता है यार पर मैं तो आउटसाइडर हूँ, मेरे को अब ये कैसे पता होना था कि कंपनी के स्पेशल रेजोल्यूशन में उन्होंने अमाउंट स्पेसिफाई करी थी या नहीं करी थी। क्योंकि फ्रेंड्स जब ये केस हुआ था ना उस वक्त क्या है जो स्पेशल रेजोल्यूशन होता था ना वो पब्लिक नहीं होता था, मतलब स्पेशल रेजोल्यूशन में क्या हुआ वो आउटसाइडर को नहीं पता चलता था, आउटसाइडर सिर्फ एमओए एओए ही रीड कर सकता था। तो इसलिए बैंक ये बोल रहा है कि यार मेरे को कैसे पता होना था, है ना। कहता मैं तो यही एज्यूम करके चल रहा था ना कि इन्होंने जो चीज एओ में मेंशन करी है उसको उन्होंने पूरा भी किया होगा। अब कहता कंपनी ने अगर अमाउंट नहीं स्पेसिफाई करी तो बताओ, बैंक कहता इसमें मेरी क्या गलती है। बट टर्क्वेंट जो है वो मानता ही नहीं बात, वो कहता नहीं 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 इनवैलिड है मतलब इनवैलिड है बॉन्ड। तो फिर इसलिए बैंक क्या करता है टर्क्वेंट के अगेंस्ट कोर्ट में केस कर देता है, और जो कोर्ट है ना वो यहाँ पर बैंक के फेवर में डिसीजन लेती है, बिकॉज कोर्ट यहाँ पर डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का यूज करते हुए ये कहती है कि अगर कोई आउटसाइडर, अगर कोई थर्ड पार्टी जो है गुड फेथ में, याद रखना अगर वो गुड फेथ में कंपनी के साथ डील करती है तो यहाँ पर वो फिर कोई भी अगर गड़बड़ हुई है कंपनी की तरफ से तो आउटसाइडर उसके लिए लायबल नहीं होगा। कहने का मतलब कि बैंक आउटसाइडर है, उसने गुड फेथ में डील किया था और कंपनी की गलती थी कि कंपनी ने अमाउंट स्पेसिफाई नहीं करा था, तो इसलिए यहाँ पर जो बैंक है उसका कोई गलती नहीं है। तो डेट्स वाई अब ये जो कंपनी है वो लायबल हो जाती है बैंक को उसका पैसा वापस देने के लिए। सो आई होप आपको केस लो समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस और डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट को लेमैन की लैंग्वेज में। डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस में हमने ये समझा था कि वहाँ पर जो लॉ, जो कानून है वो ये एज्यूम करके चलती है कि अगर कोई आउटसाइडर डील करने आ रहा है तो इट मीन्स उन्होंने कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट्स रीड करने के बाद ही डील किया होगा। तो इसीलिए अगर कोई गड़बड़ होती है तो आउटसाइडर ही जिम्मेवार होता है। वहाँ पर क्या था, कंपनी को आउटसाइडर के अगेंस्ट प्रोटेक्ट किया जाता था। लेमन लैंग्वेज में एग्जांपल दूँ तो मान लो आप किसी स्कूल में एडमिशन लेने जा रहे हो, तो अब स्कूल तो यही एज्यूम करेगा ना कि अगर आप एडमिशन लेने आए हो तो इट मीन्स आपने स्कूल का प्रोस्पेक्टस अच्छे से रीड किया ही होगा, आपको पता ही होगा कि स्कूल में कौन कौन सी फैसिलिटीज अवेलेबल है या कौन सी नहीं। अब मान लो कल को चलते आप ये कह रहे हो अरे
स्कूल में कैंटीन तो है ही नहीं, तो इसमें आपकी गलती है। स्कूल वाले कहेंगे क्यों, तुमने प्रोस्पेक्टस अच्छे से रीड नहीं करा था क्या? समझे? यह है डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट में क्या हमने अभी अभी पढ़ा, यहाँ पर अब आउटसाइडर ये अज्यूम करके चल रहा है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स में चीज़ें लिखी हुई हैं वो जो कंपनी है वो अपने इंटरनल रेगुलेशंस को सारे काम अच्छे से कर ही रही होगी। लेमन लैंग्वेज में बोलूँ तो अब यहाँ पर क्या है, एक स्टूडेंट प्रोस्पेक्टस रीड कर रहा है, राइट। प्रोस्पेक्टस में लिखा है कि कैंटीन फैसिलिटी भी है, लाइब्रेरी भी है, स्पोर्ट्स भी अवेलेबल है, हाईली क्वालिफाइड एडुकेटर्स भी हैं। तो अब प्रोस्पेक्टस पढ़कर एक स्टूडेंट क्या एज्यूम कर रहा है कि इट मीन्स स्कूल में ये सब कुछ एक्चुअल में है, स्कूल में सच में सब कुछ अच्छे से हो ही रहा होगा। कल को अगर बच्चा स्कूल में आता है और पता चलता है अकाउंट्स का टीचर अवेलेबल ही नहीं है, या फिर है तो है लेकिन उसको पढ़ाना ही नहीं आता है, तो किसकी गलती? स्कूल की गलती, क्योंकि स्टूडेंट ने तो प्रोस्पेक्टस पढ़कर यही अज्यूम करा ना कि बड़ी बड़ी बातें लिखी हैं तो सब होगा भी यहाँ पर, राइट। सो आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। लेकिन फ्रेंड्स, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट की कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जिसको हम अपकमिंग वीडियो में करेंगे। एंड अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड फॉर मोर वीडियोस प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।